नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसर एकेडमी में। अब कुछ दिन से क्लास अपलोड बिल्कुल भी नहीं हो पाई है ना। अब वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि समस्या है, कभी भी आ जाती है। आई थी कुछ समस्याएं आई थी जिस वजह से ना तो क्लास रिकॉर्ड हो पा रही थी और रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी तो अपलोड भी नहीं हो पा रही थी, है ना। खैर ठीक है, जो भी समस्याएं थी उनको अपन साइड में करते हैं और अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि जो हिस्ट्री के सोर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो टू टाइप के होते हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। कौन कौन से? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। जिसमें से हमने सिर्फ ये समझा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में किस टाइप के सोर्स आते हैं और लिटरेरी सोर्सेज में किस टाइप के सोर्स आते हैं, है ना। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेज थे? वो थे, सबसे फर्स्ट कौन सा था? मॉन्यूमेंट था। सेकंड क्या था? इंस्क्रिप्शंस। थर्ड आर्टिफैक्ट्स और कॉइन्स, है ना। ये फोर टाइप के जो सोर्स हैं वो किस तरीके के सोर्स हैं? वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। अब ये फर्स्ट सोर्स क्या है? मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट किस टाइप का सोर्स है? देखो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, स्तूपास, दे आर रिवील सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस कॉन्विक्शंस ऑफ द एरा। देखो, जो एंशियंट टाइम के टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्ट्री की जो बिल्डिंग्स हैं, कैसी बिल्डिंग्स? टेम्पल्स, फोर्ट और स्तूपास। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये किस टाइप की हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। अब यही बिल्डिंग्स क्या कहलाएंगी? मॉन्यूमेंट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मॉन्यूमेंट्स कहलाएंगी। अब ये क्या करती हैं? दे रिवील सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस कन्विक्शंस ऑफ द एरा। ये उस टाइम के सोशल प्रैक्टिसेस, मतलब सोशल प्रैक्टिसेस ये है कि एंशियंट टाइम में लोग कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, ये सब हमें इससे पता चलता है ना। और साथ में रिलीजियस कन्विक्शंस, वो किस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते थे, किस धर्म को मानते थे, ये सब हमें किससे पता चलता है? टेम्पल से, फोर्ट से और स्तूपास वगैरह से। पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनसे हमें ये सब पता चलता है। तो ये एक टाइप का क्या है? सोर्स है, हिस्ट्री को समझने का सोर्स है। लेकिन ये कौन से टाइप का है? ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें फर्स्ट कौन सा हो गया? मॉन्यूमेंट। सेकंड क्या है? इंस्क्रिप्शन। सेकंड क्या है? इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या है? रिटन रिकॉर्ड ऑन रॉक्स, मेटल पिलर्स एंड केव। अब देखो, इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो, जैसे मान लो हमें बहुत सारे ऐसे पत्थर, कहीं अपन किसी भी हिस्टोरिकल साइट पर जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कुछ ड्राइंग वगैरह बनी या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बने या कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जो पहले के टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? जहां पर रहते थे, मान लो कहां पर? गुफा के अंदर, केव के अंदर रहते, तो वहां पर कुछ ना कुछ उनकी केव की दीवारों पर कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, तो वो क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। रिटन रिकॉर्ड ऑन रॉक्स, मेटल पिलर्स और केव। लिखे हुए रिकॉर्ड। कैसे लिखे हुए रिकॉर्ड? कहां पर? रॉक्स, पत्थरों के ऊपर। मेटल पिलर्स, जो लोहे वगैरह के खंभे होते हैं, मेटल के खंभे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी लिखे होते हैं ये सब। और साथ में केव, केव बॉल्स, जो गुफाओं की दीवारें होती हैं ना, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। वो लिखा किसने होता है? एंशियंट टाइम पर जो पीपल हुआ करते थे वो लिखते थे। तो इस टाइप की लिखावट को या राइटिंग को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जैसे यूज्ड बाय किंग। और ये सब जनरली पत्थर के ऊपर लिखवाना या फिर मेटल के पिलर के ऊपर लिखवाना, ये कौन करवाता था? ये पुराने टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि वो उससे बताते थे कि हमने हमारे शासन काल में कितनी अचीवमेंट पाई है, मतलब कितनी प्रसिद्धि पाई है, कितने फेमस हुए हैं, ये सब उसके ऊपर लिखा जाता था। जैसे लाइक एम्पियर अशोका। अब जो सम्राट अशोक थे, जो किंग थे अशोका, उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे ऐसे पत्थरों पर अपने बारे में लिखवाया था कि उनके टाइम पर क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट पाई हैं। और ये लिखवाने का एक ही रीज़न हुआ करता था कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसको पता चल सके कि जो सम्राट अशोक ने उस टाइम पर क्या क्या किया था, है ना। तो ये सारे जो रॉक के ऊपर, मेटल के पिलर्स के ऊपर लिखना हुआ करता था, तो ये क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एपिग्राफ। देखो, जो इंस्क्रिप्शन के बारे में जो स्टडी होती है, जैसे मान लो किसी भी हिस्टोरिकल साइट पर कोई पत्थर मिल गया है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बने हैं जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है,
है ना, लेकिन समझना तो है, तभी तो हम हिस्ट्री के बारे में पता कर पाएंगे। तो उसी की स्टडी को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ एंटिक इंस्क्रिप्शन, जो यूनिक इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं एपिग्राफ। क्या कहते हैं, एपिग्राफ। और एपिग्राफ को जो मतलब जो भी पर्सन क्या करता है, स्टडी करता है उसके बारे में, उसको हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफ की स्टडी करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं। एपिग्राफ क्या होता है, जो यूनिक या फिर एंटिक इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है एपिग्राफ कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट सोर्स क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स का, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब ये मान लो एक टाइप से आर्ट, जो हिस्ट्री में क्या करते थे, फॉलो करते थे जो लोग, उसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। जैसे ड्राइंग वगैरह, बहुत सी ड्राइंग है बनाई जाती थी दीवालों के ऊपर, है ना, जैसे फोर्ट के ऊपर कुछ अच्छी अच्छी डिजाइन वगैरह बना दी, तो वो कहलाती है आर्टिफैक्ट। साथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या कर जाते हैं, बनाए जाते हैं और यूज्ड किए जाते हैं, है ना, बनाए जाते हैं, मेड एंड यूज्ड, यूज किए जाते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, है ना, तो उनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। जैसे पॉटरी, पॉटरी मतलब होता है जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं ना, जैसे मटके वगैरह है, तो उसको हम पॉटरी कहते हैं। फिर क्या है, टूल्स, टूल्स मतलब औजार वगैरह होते हैं, है ना। ऐसे ही वेपन्स, हथियार हाथों से बनाते थे पहले के टाइम पर। बहुत ईयरली जो ईयरली मैन हुआ करते थे वो पत्थरों से अपने वेपन्स बनाते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर किससे बनाने लगे, मेटल से बनाने लगे, है ना। तो इस टाइप की जितने भी टूल्स हैं, पॉटरी हैं, बर्तन वगैरह हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, आर्टिफैक्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आर्टिफैक्ट्स। फिर उसके अब फोर्थ सोर्स क्या है, कॉइन्स। क्या है, कॉइन्स। कॉइन्स क्या है, एक्सट्रीमली यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग पीरियड ऑफ किंग्स। जो एंशियंट टाइम के किंग्स हैं उनके बारे में ज्यादातर पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉइन्स का। कि उस राजा के टाइम पर जो कॉइन्स चला करते थे उससे बहुत ज्यादा हमें क्या होती है, किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में इकोनॉमिकल एंड ट्रेड लिंक विथ अदर रीजन्स। उस जो राजा का टाइम है, उस राजा का पीरियड है, उस टाइम पर अदर रीजन से कैसे ट्रेड हुआ करता था, है ना, ज्यादा ट्रेड हुआ करता था या फिर कम हुआ करता था, ये सब हमें किससे पता चलता है, कॉइन से। और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है, व्यापार। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, कि पैसे में कितने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे या फिर नहीं हुआ करते थे, ये सब किससे पता चलता है, कॉइन से पता चलता है। ठीक है ना। तो ये चारों सोर्स किस टाइप के सोर्स हैं, ये हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब नेक्स्ट टाइप हम समझेंगे कौन सा, लिटरेरी सोर्स। नेक्स्ट सोर्स क्या है, नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स के कितने टाइप हैं, टू टाइप हैं, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर वो बुक्स होती हैं जो एंशियंट टाइम में लिखी गई हैं, वो किसके बेस पर लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं रिलीजियस बेस पर, है ना, किस पर, रिलीजियस बेस पर। जैसे रामायण, महाभारत, वेदास, पुराण और उपनिषद, ये सारे के सारे क्या हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स क्या कहलाएंगी, रिलीजियस लिटरेचर कहलाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, सेक्युलर लिटरेचर। क्या है ये, सेकंड क्या है, सेक्युलर लिटरेचर। अब ये क्या होता है, रिटर्निंग ऑन नॉन रिलीजियस टॉपिक। वो बुक्स, है ना, जो किसके ऊपर लिखी गई हैं, नॉन रिलीजियस टॉपिक्स, मतलब उसमें कोई धर्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। जैसे स्टोरीज मतलब किसी भी किंग के बारे में लिखना, किसी की राजा की कहानी। पोएम्स, बहुत सारी पोएम्स होती हैं, कविताएं होती हैं जो लिखी जाती हैं बुक्स के अंदर। पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में लिखा जाता है। साइंस और ट्रैवल अकाउंट्स। देखो साइंस के बारे में लिखा जाता है और साथ में ट्रैवल अकाउंट्स। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं एंशियंट टाइम में जो विदेश से क्या करते थे, भारत आते थे, इंडिया आते थे और इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में लिखा करते थे। तो जो बुक्स लिखते थे वो किस टाइप के सोर्स कहलाएंगे, वो कहलाएंगे लिटरेरी सोर्स। और लिटरेरी सोर्स में कौन सा सोर्स, कौन सा टाइप, सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। जो कौटिल्य थे, है ना, एंशियंट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, चाणक्य। और चाणक्य को ही हम क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। इन्होंने क्या बुक लिखी थी, एक अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में बताया है ना, किसके बारे में,
इकोनॉमी के बारे में। फिर क्या है, इंडिका ऑफ मैगस्थनीज। मैगस्थनीज विदेशी यात्री था जो किस टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था, है ना। उसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, इंडिका। अकाउंट्स ऑफ फाइयान एंड हानसांग। फाइयान और हानसांग ये कहाँ से आए थे, ये भी विदेशी यात्री थे। कहाँ से आए थे, चीन से आए थे, है ना, चाइना से भारत आए थे। और उन्होंने भारत के बारे में अपनी बुक्स में लिखा था। जिस टाइम पर आए थे उस टाइम पे कैसे राजा हुआ करते थे, किस टाइप की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, है ना, और किस टाइप की इकोनॉमी इंडिया के अंदर हुआ करती थी, ये सब इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। अब इन्होंने जितनी भी ये बुक्स हैं ये किसी धार्मिक बेस पर नहीं लिखी गई हैं, है ना। ये तो कोई एक इकोनॉमिक बेस पर लिखी है, कोई पॉलिटिकल बेस पर, या फिर कोई विदेशी यात्री हैं, वो क्या है, इंडिया को घूमने आए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में उस टाइम पर लिखा था, है ना। तो ये सारी बुक्स कहलाएंगी सेक्युलर लिटरेचर्स। और जो धार्मिक किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं या फिर ग्रंथ होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिलीजियस लिटरेचर कहलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, बिफोर प्रिंटिंग प्रेसेज बुक्स वेयर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स एंड विर्च वर्क। देखो आजकल तो मशीन आ गई है बहुत सारी, जिससे क्या होता है, प्रिंटिंग होती है और बुक्स क्या हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेसेस से पहले जो बुक्स हुआ करती थी वो किससे लिखी जाती थी, हैंड से लिखी जाती। किससे, हैंड से। और किसके ऊपर, पाम लीव्स। पाम का जो ट्री होता है उसकी लीव्स होती हैं, उनके ऊपर ये बुक्स लिखी जाती थी, है ना। मतलब पाम के ट्री, जो पाम का जो लीव्स है, पाम लीव्स, उनको पेज के तौर पर यूज करके और उनके ऊपर लिखा जाता था। साथ में बिर्च बार्क, जो बिर्च नाम का ट्री है उसकी क्या होती है, बार्क, बार्क मतलब होती है छाल, उसके ऊपर भी क्या करते थे, लिखते थे। ड्यू टू देयर डेलिकेट नेचर मैनी वेयर ईटन बाय इंसेक्ट्स और डेस्ट्रॉयड। अब ये जितने भी ये पाम लीव्स हैं और ब्रिक ब्राच है, ये क्या है, खराब होने वाली चीजें हैं। क्या है, मतलब टाइम के साथ साथ क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो खराब होने के लिए क्या है, या तो कुछ इंसेक्ट्स इनको खा जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। मतलब पाम लीफ के ऊपर जो भी लिखा जाता था और उसको बहुत सारे पाम लीफ को इकट्ठा करके एक बुक बना दी जाती थी, तो वो बुक क्या कहलाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाएंगी। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, टाइम के साथ साथ खराब हो जाती थी। खराब कौन करता था, इंसेक्ट्स, या तो उनको खा जाते थे, मतलब दीमक वगैरह लग जाती थी, और या तो उनको खराब कर देते थे। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, सेकंड सोर्स, जिसका नाम क्या था, लिटरेरी सोर्स। फर्स्ट सोर्स क्या था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें हमने समझा मैन्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और कॉइन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में टू टाइप थे, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर, है ना। साथ में हमने ये समझा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो एंशिएंट टाइम में लोग हुआ करते थे, जितने पर्सन हुआ करते थे, वो उनका रहन सहन क्या था, है ना। हम क्या समझ रहे हैं, हिस्ट्री समझना है, तो हिस्ट्री समझने के लिए हमें तो पुराने टाइम में जो कुछ हुआ है वो समझना है। अभी हमने समझ लिया सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो किस टाइप से रहा करते थे। जो एंशिएंट टाइम के प्यूपिल्स या फिर पर्सन हुआ करते थे वो क्या थे, हंटर और गैदरर। हंटर्स मतलब होते हैं, हंटर्स मतलब शिकार करने वाले, और गैदर मतलब कुछ चीजें जमा करके रखने वाले, है ना। शिकार करेंगे, और शिकार किसका करेंगे, एनिमल्स का करेंगे। उसके बाद जो फूड उससे मिलेगा, शिकार करने से जो मिला है, उसको क्या करते थे, जमा करके रखते थे। मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व 3 लाख ईयर्स एगो। जो आज के टाइम के ह्यूमंस हैं, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुआ है, आज से 3 लाख ईयर्स पहले, है ना। उससे पहले के जो लोग हुआ करते थे, ईयरली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड कॉन्स्टेंटली, बट वाई। जो 3 लाख ईयर्स एगो, मतलब इससे पहले के जो ह्यूमंस थे वो कहां पर रहा करते थे, वो रहते थे गुफाओं में, केव्स में, है ना। और साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। सर्च ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका क्या कर सकें, हंटर मतलब शिकार कर सकें, है ना। और उसके बाद क्या है, सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे फ्रूट्स मिलते थे, उनको खाया जाता था, और उन्हीं की तलाश में क्या करते थे, जो
ईयरली मैन्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ करते थे। जैसे मान लो कहीं पर पानी मिल गया, है ना, जितने टाइम तक पानी मिल रहा है उतने टाइम तक वो वहीं पर रहने लगे, और जैसे पानी खत्म हो गया तो कहीं और उसको सर्च करने के लिए जाएंगे। ऐसे फूड, जहाँ पर फूड अवेलेबल है, जितने टाइम तक अवेलेबल है वहाँ उतने टाइम तक रुके, और उसके बाद क्या होगा, वहां से मूव हो गए, है ना। तो ये क्या थी, ईयरली मैन्स की लाइफ स्टाइल थी कि वो ऐसे वहां पर मतलब उस टाइम पर रहा करते थे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे और कब हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, है ना। जो आज हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कब से हुई। द क्लाइमेट चेंज, द क्लाइमेट चेंज 12,000 ईयर्स एगो, आज से 12,000 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ, अचानक से ग्लोबल क्लाइमेट क्या हुआ, ग्लोबल क्लाइमेट क्या हुआ, चेंज होने लगा। चेंज होने से वार्मर कंडीशंस क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, है ना, मतलब गर्मी बढ़ने लगी। जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसके कारण क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी तो क्या हुआ, द लैंडस्केप्स, जो जमीनी एरिया था वहां पर भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, चेंज आया, है ना। जो जमीन वाला एरिया था वहां पर भी बहुत ज्यादा चेंज आया। जहां पर बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे वहां पर अब क्या उगने लगी, ग्रास, है ना। क्या ग्रास मतलब घास उगने लगी, है ना, जिसके कारण से बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होने लगे। वार्मर्स वेदर लीड टू इमरजेंस ऑफ वास्ट ग्रासलैंड, है ना। जो वार्मर कंडीशंस हैं, गर्मी वाली कंडीशंस हैं, उसने क्या जनरेट किया, उसने ग्रासलैंड को बहुत ज्यादा बनाया। फिर उसके बाद द वाइल्ड लाइफ, अब जो वाइल्ड लाइफ थी, है ना, जंगली जानवर थे, उनके ऊपर ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हुए उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या असर हुआ इसका। मोर ग्रास लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, डियर, गॉट, सीप सीप एंड कैटल्स। तो देखो, अब घास के मैदान बढ़ गए तो जो घास खाने वाले जानवर थे उनकी क्वांटिटी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी तो जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उन्होंने देखा कि जो जानवर हैं जो क्या कर रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, है ना, घास खा रहे हैं, तो उन्होंने उन जानवरों को क्या करने लगा, जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उन्होंने जो जानवर घास खा रहे हैं उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और उसके बाद साथ में उन्होंने क्या की, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो घास खा रहे हैं वो किस टाइप की है, कैसी है ना। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन की तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमंस थे एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में, वाटर की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो अब एक ही जगह पर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, है ना। और साथ में क्या करने लगे, जो एनिमल्स थे, जो घास खाने वाले एनिमल्स थे, उनको क्या करने लगे, पालने लगे। और साथ में जो घास खा रहे थे, जो एनिमल्स जिस घास को खा रहे हैं फूड के तौर पर, उनको भी फिर क्या करने लगे, ह्यूमंस भी उस घास को उगाने लगे और साथ में उसको फूड के तौर पर खाने लगे, है ना। वो कौन सी घास थी, बीट और राइस। बीट और राइस एक ग्रास का टाइप ही है ना। आगे बात समझ में। तो ये सब क्या था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। 12,000 साल पहले जो मौसम था, क्लाइमेट था, वो चेंज हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी तो जो घास के मैदान थे वो भी बढ़ने लगे। घास के मैदान बढ़े तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनकी क्वांटिटी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने उन जानवर का क्या करने लगे, शिकार करने लगे। और देखा कि वो जो घास खा रहे हैं वो किस टाइप की है, कैसी है, खाने लायक है या नहीं है। उन्होंने देख लिया कि हाँ खाने लायक है, तो जो जानवर घास को खा रहे थे उनको पालने लगे, और साथ में जो घास थी उसको क्या करने लगे, ग्रो करने लगे, उगाने लगे, है ना। और एक ही जगह पर अब जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे वो अब एक ही जगह पर रुक कर ये सब मतलब जानवरों को पालने लगे और घास को उगाने लगे। और ये घास को उगाने को ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना। प्लांट्स को ग्रो करना, एक ही टाइप के प्लांट को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है ना। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा डेवलपमेंट किसका, एग्रीकल्चर का। अब हम समझेंगे कि जो ह्यूमंस हैं, अर्ली मैंस हैं, उन्होंने जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को अपना पालतू जानवर कैसे बनाया। जो ईयरली मेंस थे उन्होंने सबसे पहले
कौन से जानवर को क्या किया, डोमेस्टिकेटेड किया, मतलब पालतू बनाया? सबसे पहले बनाया वाइल्ड डॉग, जो जंगली कुत्ता था उसको क्या किया, सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया। फिर उसके बाद किसको, सीप को, किसको, सीप को, जो भेड़ होती है ना उसको। क्यों, क्योंकि उससे क्या मिलता है, वूल, ऊन मिलता है। फिर उसके बाद गॉड्स और कैटल्स को क्या बनाया, पालतू जानवर बनाया, किसके लिए, फॉर मिल्क के लिए। फिर उसके बाद हॉर्स और डोंकी को क्या बनाया, अपना पालतू जानवर बनाया, किसके लिए, कैरी लोड्स, ज़्यादा वजन वाला सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसका यूज़ करते थे वो, हॉर्स और डोंकीज का, है ना, जिसको उन्होंने क्या किया था, पालतू बनाया था, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर अब होता है एंड। आई होप कि इसमें जितने भी टॉपिक्स थे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।